हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ राइटिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, परसुएसिव आर्गुमेंटेटिव राइटिंग एंड एनालिटिक राइटिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ऐसी तरह की राइटिंग है जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज को, वाकया को ऐसे बयान किया जाता है कि पढ़ने वालों को उसके बारे में वाज़ेह तस्वीर मिल जाए। ये राइटिंग पढ़ने वाले के इमोशंस और सेंस को इंगेज करने के लिए लिखी जाती है। इसमें मुख्तलिफ सेंसरी डिटेल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना और सवाल लेना, ताकि पढ़ने वाले को उस चीज को मुकम्मल उसको तस्वीर मिल सके। फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर आता है की फीचर्स। इसके अंदर कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है विविड इमेजरी। इसमें विविड इमेजरी में शानदार तस्वीर पढ़ने वाले के जहन में बनाने के लिए विविड इमेजरी का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस तरह के पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं: समुद्र की गहरी और उसकी लहरें जैसे रूह को सुकून देने वाली थी। फिर सेकंड आता है सेंसरी डिटेल। अब 5 जो सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है: देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना और चखना। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब के फूल की खुशबू हवा में महक रही थी और उसकी पत्तियों का नरम एहसास बिल्कुल मखमल जैसा था। इस तरह के पैराग्राफ कोड किए जाते हैं। फिर थर्ड आता है फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जैसे मजाजी अल्फाज जैसे तशबीह और इस्तिआरा, मेटाफोर्स इस्तेमाल करके राइटिंग को और रंगीन बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल बाहर के खिलते फूलों की तरह थी। इस तरह के पैराग्राफ इसके अंदर कोट किए जाते हैं। फिर फोर्थ आता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। अब ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर राइटिंग को समझने में आसानी पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सूरज को तुलू होना, फिर परिंदों का चुर चुर करना और फिर लोगों को अपने काम में मसरूफ हो जाना। इस तरह के अल्फाज पैराग्राफ कोट किए जाते हैं। फिर 5 आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वाक़ये के वक्त का हिसाब से तरतीब देना, ताकि कारी को पहले और बाद का पता चले। फॉर एग्जाम्पल, सुबह को पहले पहर में सूरज का निकलना और शाम को ढलते हुए सूरज का मंजर। इस तरह के पैराग्राफ इसमें कोट किए जाते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप्स जो हैं, इसके अंदर ट्रैवल राइटिंग फर्स्ट आता है। अब मुख्तलिफ जगहों और तजर्बात का बयान, इसमें जगह की हसीन मंजर और लोगों की लाइफस्टाइल की तफसील से जिक्र होता है। जैसे कि कश्मीर की वादियों में सब्ज घास और नीले आसमान का मंजर दिल को बेहद सुकून देता था। इस तरह के पैराग्राफ कोट किए जाते हैं। फिर बायोग्राफी, इसमें क्या होता है, किसी शख्स की जिंदगी का बयान। इसमें उसकी अचीवमेंट और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का ज़िक्र होता है। जैसे कि इल्लामा इकबाल की तालीम का आगाज़ सियालकोट से हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी पहली नज़म लिखी। इस तरह लिखा जाता है इसके अंदर। फिर आता है जनरल राइटिंग। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी और तजर्बात का खुद से लिखा गया बयान इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन बहुत थका देने वाला था, लेकिन शाम को पार्क में गुजारा वक्त बिल्कुल तरोताज़गी ले आया। इस तरह कोड किया। फिर आता है फोर्थ, नेचर राइटिंग। अब इसमें क्या होता है, फितरत के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान। इसमें दरख्त, फूल, जानवर और मौसम को तफसील से जिक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर का मौसम में हर तरफ फूल खिले हुए, तितलियां उन पर मंडरा रही थी। इस तरह के अल्फाज इसमें कोड किए जाते हैं। फिर इसके स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसमें फर्स्ट आता है सिलेक्ट अ राइट टॉपिक। मतलब ऐसा मौजू चुनना जो पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो और जिसमें काफी डिटेल दी जा सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, एक शानदार शहर या एक यादगार सफर का बयान। फिर सेकंड आता है यूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो कारी के जहन में, मतलब कारी पढ़ने वाले के जहन में तस्वीर बना सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नर्म, मीठा, गहरा। फिर थर्ड आता है ऑर्गेनाइज द डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब अपने बयान को ऐसे तरतीब देना कि पहले और बाद का पता चले।
फॉर एग्जाम्पल सुबह से शाम तक का जो रूटीन या एक सफर का आगाज और अंजाम, इस तरह ना। फिर फोर्थ आता है यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब तशबीह और इस्तिआरा का इस्तेमाल करके राइटिंग को और रंगीन बनाया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसकी आंखें बिल्कुल गहरे समुंदर थीं जिनमें उतरता चला जाता था। फिर आता है व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी राइटिंग। अब एक्सप्लोरेटरी राइटिंग एक ऐसा लिखाई का तरीका है जिसमें लिखने वाला किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट की वजाहत करता है, उसे समझाता है और उसकी तफसीलात पेश करता है। ये राइटिंग इंफॉर्मेटिव होती है और इसका जो मकसद रीडर को किसी भी चीज़ के मुतल्लिक मालूमात फराहम करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पर लिख रहे हैं तो आप पहले ये वजाहत करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फिर ये कैसे काम करती है और इसकी क्या अहमियत क्या है। फिर आता है की फीचर ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग्स। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है क्लैरिटी, मतलब एक्सपोजिटरी राइटिंग में हर बात को साफ और वाज़ेह तरीके से बयान किया जाता है। फिर सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशन। ये राइटिंग अक्सर लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज होती है जिसमें एक बात से दूसरी बात का सिलसिला आसानी से समझा जा सकता है। फिर थर्ड आता है एविडेंस। इसमें दी गई मालूमात को सपोर्ट करने की के लिए हवाले दिए जाते हैं। फिर न्यूट्रल टोन फोर्थ है। अब एक्सप्लोरेटरी राइटिंग का लहजा न्यूट्रल और अनबेस्ड होता है। फिर फिफ्थ होता है एक्सप्लेनेशन। ये राइटिंग हर चीज को तफसील से समझाकर रीडर को पूरी तसल्ली देती है। टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग में फर्स्ट आता है डेफिनेशन राइटिंग। अब इस टाइप में किसी चीज या कॉन्सेप्ट की वजाहत और इसकी तारीफ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग। फिर सेकंड आता है क्लासिफिकेशन राइटिंग। इस टाइप में चीजों या मुख्तलिफ ग्रुप या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब थर्ड आता है काज एंड इफेक्ट राइटिंग। इस टाइप में किसी इवेंट या फिनोमेना के रीजन या और असरात को डिस्कस किया जाता है। जैसे कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन कॉज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड हार्ट डिजीज। इस तरह फिर आता है फोर्थ कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग। इस टाइप में दो या ज्यादा चीजों को कंपेयर या कंट्रास्ट किया जाता है। फिर फाइव है हाउ टू राइटिंग। इस टाइप में किसी काम को अंजाम देने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। फिर सिक्स आता है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन राइटिंग। इस टाइप में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन पेश किया जाता है। फिर इसके अंदर स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। इसके अंदर जो फर्स्ट है सिलेक्ट आ टॉपिक, मतलब आपको पहले एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना होगा जो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग हो। फॉर एग्जांपल द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड यूथ ऑन यूथ। फिर सेकंड राइट द थीसिस सेंटेंस। ये सेंटेंस आपके आर्टिकल के सेंट्रल आइडिया बताता है। एग्जांपल, सोशल मीडिया हैज सिग्निफिकेंटली impacted the mental health and social skill of today youth. फिर थर्ड है सिलेक्ट आ मेथड ऑफ डेवलपमेंट। ये तय करें कि आप अपने ऐसे को कैसे डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस टॉपिक a combination of cause and effect along with problem and solution can be used। तो फिर आता है फोर्थ ऑर्गेनाइज द डाटा। अपनी मालूमात को लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, start with the introduction of social media, then discuss its positive effect, followed by negative effects, and finally present solutions। फिर फिफ्थ आता है एक्यूरेट डिटेल्स। हर पॉइंट को एक्यूरेट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें। फिर जो सिक्स है वो है लास्ट कंक्लूजन। अपनी राइटिंग के जो इख्तिताम है एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन से करें जिसमें आप अपने की पॉइंट्स को समराइज करते। फिर आता है नैरेटिव राइटिंग। अब नैरेटिव राइटिंग एक ऐसा तरीका है जो कहते हैं कि जहां लिखने वाला एक कहानी या वाकया सुनाता है। ये राइटिंग का एक फॉर्म है
जो किसी स्पेसिफिक वाकया, करैक्टर या इंसिडेंट को डिटेल में बयान करता है और इसमें शुरुआत, बीच और अंजाम होता है। मतलब नैरेटिव राइटिंग का मकसद पढ़ने वाले के एंगेज करना और उन्हें कहानी में घुसने पर मजबूर करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक दिन अली अपने गांव से शहर गया। शहर पहुंचकर उसने बहुत से नए लोगों से मुलाकात की और नए तजर्बात हासिल किए। उसने अपनी ज़िंदगी का पहला दिन शहर में गुजारा और बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह नैरेटिव राइटिंग में होता है। फिर इसके कुछ की फीचर्स हैं नैरेटिव राइटिंग के, जिसके अंदर फर्स्ट आता है करैक्टर्स, किरदार। हर नैरेटिव राइटिंग में कुछ किरदार होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अली, मैंने आपको एग्जांपल दी कि अली जो शहर जाता है। फिर सेटिंग है, सेकंड माहौल, वाक्य किस जगह पर और किस वक्त हुआ या किस वक्त हो रहा है, जैसे गांव से शहर का सफर। फिर थर्ड है प्लॉट, कहानी का एक वो एरिया होता है ना, कहानी का वो सिलसिला जो वक्त को एक के बाद एक बयान करता है। शुरुआत, बीच और अंजाम इसमें शामिल होते हैं। फिर फोर्थ आता है कॉन्फ्लिक्ट। अब हर कहानी में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या मुश्किल होती है जो किरदार को सामना करना पड़ता है, जो किरदार को सामना करना पड़ता है। जैसे अली को शहर के नए माहौल में एडजस्ट करना खुद को। फिर फाइव है थीम। अब कहानी का जो असर है, उसका जो पैगाम है, जो कारी को पढ़ने वाले को देना होता है, जैसे नई चीजों को सीखने की अहमियत, ये चीज इसमें आती है। टाइप्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग। अब स्टूडेंट टाइप्स जो है इसके नैरेटिव राइटिंग के, इसमें जो फर्स्ट है शॉर्ट स्टोरी, मतलब मुख्तसर कहानी, एक छोटी कहानी जो अक्सर एक ही वाकया या इंसिडेंट को डिटेल में बयान करती है, जैसे अली का पहले दिन शहर में। फिर सेकंड है नॉवल, लंबी कहानी जो कई वाकयात और किरदार को अपनी झलक में लेती है, जैसे अली का सफर और उसके तजर्बात। फिर थर्ड आता है प्ले, नाटक। अब ड्रामा या थेरेटिकल परफॉर्मेंस के लिए लिखी गई कहानी, जैसे अली का सफर एक नाटक। फिर फोर है न्यूज, खबर, वाकयात और हालात का फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव तरीके से बयान, जैसे गांव का एक नौजवान शहर में सफल हुआ, कामयाब हुआ। फिर आता है फेबल, कहानी। अब छोटी कहानी जो अक्सर जानवरों या इमेजिनरी किरदारों के जरिए मोरल या लेसन देती है, जैसे अली और शहर की जो एक उसको सीख मिली है। तो इसी तरह फिर सिक्स है फोल्क टेल, मतलब लोक कहानी। अब रवायती कहानी जो अक्सर एक कल्चर या कम्युनिटी में मशहूर होती है, जैसे अली की कहानी एक रवायत है। फिर सेकंड है इपिक, लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी जो अक्सर हीरोइक डीड्स को बयान करती है, जैसे अली का लंबा सफर। फिर होता है मिथ, दास्तान, कहानी जो अक्सर डाइटी और सुपर नेचुरल या एशियंस वाकयात और रिलेटेड होती है, जैसे अली और शहर की दास्तान। फिर आता है नाइन्थ रियलिस्टिक फिक्शन। अब इसमें क्या होता है हकीकी कहानी। अब कहानी जो रियलिस्टिक एलिमेंट पर मुबनी होती है, लेकिन कहानी इमेजिनरी भी होती है, जैसे अली का शहर में सफर। फिर सिक्स है सॉरी 10 है टाइप है इसकी हिस्टोरिकल फिक्शन। अब तारीखी कहानी, ऐसी कहानी जो हिस्टोरिकल इवेंट पर मुबनी होती है, मगर किरदार या कुछ वाकयात इमेजिनरी होते हैं, जैसे अली का सफर ब्रिटिश एरा में। फिर कैप्टिविटी नैरेटिव। अब इसमें क्या होता है ऐसी कहानी जो कैप्टिविटी और फ्रीडम की थीम पर मुबनी होती है, जैसे अली का शहर में होना। फिर आता है टाल टेल, लंबी कहानी। अब ये कहानी जो अनबिलीवेबल एलिमेंट्स को बयान करती है, जैसे अली और शहर का चमत्कार। फिर फैंटेसी,
अब कहानी जो मैजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को शामिल करती है, जैसे अली और जादू का शहर। फिर बायोग्राफी एक टाइप है इसकी। अब इसमें किसी शख्स की जिंदगी का हकीकी बयान, जैसे अली एक गांव से शहर तक आया है। फिर ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? राइटर खुद अपनी जिंदगी बयान करता है, जैसे मेरा सफर, अली की जबानी। तो ये कुछ इसके टाइप्स थे। स्टेप्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग्स। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फ्री राइटिंग, आजाद लिखने का अमल। अपने ख्यालात को बिना किसी रुकावट के लिखना, जैसे अली ने गांव को छोड़ा और शहर की तरफ रवाना हुआ। फिर सेकंड आता है ड्राफ्टिंग। पहला जो मवाद था, अपने ख्यालात को एक कोहेरेंट कहानी के शक्ल में लाना, जैसे अली शहर पहुंच गया और नए लोगों से मुलाकात की। फिर आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब कहानी की शुरुआत जो पढ़ने वाले के एंगेज करे, जैसे एक दिन अली ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा। फिर फोर्थ है एडिटिंग, तरतीब और इस्लाह। अब कहानी को बेहतर बनाने के लिए उसकी तरतीब और इस्लाह करना, जैसे कि ग्रामर और लैंग्वेज मिस्टेक को ठीक करना। फिर फिफ्थ आता है प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग में क्या होता है? आखिरी दफा कहानी को पढ़ना और छोटी छोटी गलतियों को दुरुस्त करना, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशंस को ठीक करना। फिर आता है परसुएसिव आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। अब इसकी अगर डिफाइन पर बात करें तो परसुएसिव राइटिंग, जैसे आर्गुमेंटिव राइटिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा स्टाइल है जो किसी को भी किसी बात पर कायल कन्वेंस करने के लिए लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका ऑडियंस को अपने राय को सपोर्ट करने के लिए आर्गुमेंट्स और हवालात, एविडेंस पेश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं जो प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात करता है, तो आप कुछ इस तरह शुरू करेंगे। प्लास्टिक बैग ना सिर्फ हमारे माहौल को गंदा करता है, बल्कि ये जानवरों के लिए भी खतरनाक है। हर साल लाखों समुद्री जो मखलूक़ात प्लास्टिक की कचरे की वजह से मर जाती हैं। इसलिए प्लास्टिक बैग पर पाबंदी ज़रूरी है। फिर इसके अंदर कुछ की फीचर्स हैं जो परसुएसिव राइटिंग को मजबूत आपको कर सकते हैं। इसमें क्लियर पोजीशन है, मतलब पहले दिन से ही आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी होती है। मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं उसको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपको पॉइंट उसका क्लियर होना चाहिए। फिर सेकंड है स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अपनी बात को साबित करने के लिए आपको मजबूत सबूत और हवाले पेश करने होंगे। फिर थर्ड है इमोशनल अपील। मतलब लोगों के जज्बात को छेड़ने वाले लफ्ज और मिसालें यूज करनी है या यूज करनी चाहिए। फिर फोर है लॉजिकल आर्गुमेंट्स। मतलब तर्कात जो माने जा सकते हैं, जो आसान है, यूज करने चाहिए। फिर आता है काउंटर आर्गुमेंट्स। मतलब उन लोगों की बात को भी मेंशन करें जो आपसे इख्तलाफ नहीं रखते, और फिर उनके जवाब देकर अपनी बात को और मजबूत बनाएं। फिर आता है टाइप्स ऑफ परसुएसिव राइटिंग। अब परसुएसिव राइटिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स हैं। ये लिखने का एक स्टाइल है जो किसी चीज को बेचने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये शैम्पू आपके बालों को घना और मुलायम बनाएगा, अभी ऑर्डर करें और 10% डिस्काउंट हासिल करें। फिर आता है एडिटोरियल्स। मतलब न्यूज़पेपर या मैगजीन में लिखी जाती हैं, जो किसी स्पेसिफिक इश्यूज पर एडिटर की राय पेश करते हैं। एग्जाम्पल, हुकूमत को प्लास्टिक बैग्स पर फौरन पाबंदी लगानी चाहिए, वरना हमारे माहौल तबाह हो जाएगा। फिर आता है स्पीशीज। आम तौर पर पॉलिटिशियंस जो या लीडर्स जो ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए देते हैं, ये वो चीज़ है स्पीचीज। मतलब एग्जाम्पल, अगर हमने अभी प्लास्टिक बैग पर पाबंदी ना लगाई तो हमारी आने वाली नस्लें एक मौलियाटिक क्राइसिस का शिकार हो सकती हैं। फिर फोर आता है प्रोपोगेंडा। अब ये एक बेस्ड बायस तरीका होता है जो लोगों को किसी चीज पर कायल करने का।
फॉर एग्जाम्पल सिर्फ हमारा शैम्पू ही आपके बालों को असलियत में घना और मुलायम बनाता है, दूसरे सब झूठ है। फिर 5 है रिव्यू, मतलब किसी प्रोडक्ट, सर्विस या इवेंट के बारे में अपनी राय शेयर करना। फॉर एग्जांपल, ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, हर किस्म का मज़ा और एक्साइटमेंट इसमें है, ज़रूर देखनी चाहिए। फिर आता है परसुएसिव ऐसे, मतलब एकेडमिक ऐसे, ये जो किसी इशू पर अपनी राय और एविडेंस के साथ लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना हमारे माहौल को बचा सकता है। फिर आता है 7 ब्लॉग्स, अब ऑनलाइन आर्टिकल जो पर्सनल ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि हमें अपनी डेली लाइफ से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, इस तरह। अब परsuasive राइटिंग के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फ्री राइटिंग फर्स्ट है। सबसे पहले अपने थॉट्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लिखना शुरू करें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक तरीका है जिससे आपको आइडिया मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक बैग खतरनाक हैं क्योंकि ये ज़मीन और समुद्र दोनों को गंदा करते हैं, इन पर पाबंदी ज़रूरी है, इस तरह के फ्री राइटिंग में होता है। फिर आउटलाइनिंग होता है, अपने ऐसे को ऑर्गेनाइज करें, मखसूस पॉइंट लिखें जो आप अपने राइटिंग में कवर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, रीजन टू बैन प्लास्टिक बैग्स, एविडेंस, कंक्लूजन्स, तो इस तरह ना। फिर थर्ड आता है ड्राफ्टिंग, अब अपने आउटलाइन को एक फॉर्मल ड्राफ्ट में कन्वर्ट करें। ये आपको पहला ड्राफ्ट होगा जिसमें आप अपने आइडियाज़ को डिटेल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लिखें कि प्लास्टिक बैग से मौलियाती असरात के सबूत और उन्हें बैन करने का तरीका। फिर रिवाइजिंग, अपने ड्राफ्ट को दोबारा पढ़कर देखें कि क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। इस स्टेज पर आप अपने आर्गुमेंट्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, शायद आपको अपनी एग्जांपल्स को और क्लियर स्ट्रॉन्ग बनाना पड़े। हम्म तो फिफ्थ है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अब आखिरी स्टेप में आप स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशंस चेक करेंगे। ये इंश्योर करेगा कि आपकी राइटिंग क्लियर और एरर फ्री है। तो एग्जांपल, हर सेंटेंस को चेक करें कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। लास्ट टाइप है एनालिटिकल राइटिंग। अब एनालिटिकल राइटिंग एक ऐसी राइटिंग स्टाइल है जिसमें राइटर किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को डिटेल में एनालाइज करता है। इसमें राइटर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है और अपने नजरियात को मजीद वाज़ेह करता है। एनालिटिकल राइटिंग का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और उसके पीछे छुपी हुई मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस को समझना होता है। फिर इसके जो कुछ की फीचर्स हैं एनालिटिकल राइटिंग में, क्लियर थीसिस स्टेटमेंट है इसके अंदर। हर एनालिटिकल ऐसे का एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट होता है जो ऐसे को मेन आर्गुमेंट या क्लेम डिफाइन करता है। फिर एविडेंस बेस आर्गुमेंट्स हैं, हर क्लेम को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कंक्रीट एविडेंस और एग्जाम्पल को यूज किया जाता है। फिर क्रिटिकल एनालिसिस होता है, इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल एनालाइज किया जाता है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर थॉट या क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे का स्ट्रक्चर लॉजिकल और कोहेरेंट होता है जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन्स होता है। फिर 5 है फॉर्मल टोन। एनालिटिकल राइटिंग में फॉर्मल टोन का यूज होता है जो एकेडमिक राइटिंग के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं, की फीचर्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ एनालिटिकल ऐसे। इसमें फर्स्ट है एनालिटिकल कंपैरिजन ऐसे। ये मतलब ऐसे दो या ज्यादा चीजों के दरमियान कंपैरिजन करता है और उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को एनालाइज करता है। फिर एनालिटिकल हिस्ट्री ऐसे आता है। ये ऐसे किसी हिस्टोरिकल इवेंट या पीरियड को एनालाइज करता है और इसकी काज, इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करता है। फिर आता है एनालिटिकल एक्सपोजिटरी ऐसे। अब ये ऐसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लेन और एनालाइज करता है जिसमें फैक्ट्स और एविडेंस को प्रेजेंट करके टॉपिक को डीपर अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लोर किया जाता है। मतलब क्लाइमेट चेंज के काज और इफेक्ट्स ना। फिर आता है इसके प्रोसेस एनालिसिस ऐसे।
अब जो प्रोसेस एनालिसिस ऐसे होता है, ये ऐसे किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन और एनालाइज करता है। फिर आता है करेक्टर एनालिसिस। ऐसे ये ऐसे किसी लिटरी करेक्टर को एनालाइज करता है और उसके पर्सनैलिटी ट्रेट, मोटिवेशन और डेवलपमेंट को डिस्कस करता है। फिर आते हैं स्टेप्स, मतलब स्टेप्स ऑफ राइटिंग एंड एनालिटिकल ऐसे। इसमें फर्स्ट है चूज अ टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक चूज करें जो स्पेसिफिक और जिसको डिटेल में एनालाइज किया जा सके। फिर आता है सेकंड, क्रिएट अ थीसिस स्टेटमेंट। अपने ऐसे का मेन आर्गुमेंट या क्लेम डिफाइन करें। फिर थर्ड है गैदर एविडेंस, मतलब रेलिवेंट एविडेंस और एग्जांपल्स कलेक्ट करें जो आपके थीसिस को सपोर्ट करें। फिर फोर है क्रिएट एन आउटलाइन, मतलब ऐसे का स्ट्रक्चर और आउटलाइन करें जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ और कंक्लूजन हो। फिर फाइव है राइटिंग द इंट्रोडक्शन, टॉपिक का बैकग्राउंड और थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करें। फिर सिक्स है डेवलप बॉडी पैराग्राफ, हर बॉडी पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस करें जो आपकी थीसिस को सपोर्ट करता हो। हर पॉइंट को एविडेंस और एग्जांपल से सपोर्ट करें, जिसमें फॉर एग्जांपल कोटिंग, पैराफ्रेजिंग। फिर आता है राइट द कंक्लूजन, मतलब ऐसे को समराइज करें और अपने मेन पॉइंट को रिटरेट करें। कंक्लूजन में कोई न्यू इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस ना करें। फिर एट है रिवाइज एंड एडिट, अपने ऐसे को रिवाइज और एडिट करें ताकि कोई ग्रामेटिकल और या स्ट्रक्चरल मिस्टेक ना रहे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।